गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन एकलव्य ऑनलाइन क्लासेस। और आज अपन बात करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हालांकि यहाँ अपन ने पढ़ लिया कि जो अल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर जो है वो प्योर आर में या प्योर एल में या प्योर सी में कैसा होता है ना। आज अपन बात करने वाले हैं मिक्सर की, है ना, कॉम्बिनेशन की। जैसे मान लो किसी सर्किट में, है ना, अल्टरनेटिंग सोर्स को मैं कहाँ जोड़ रहा हूँ, आर और एल के साथ में, है ना। जो भी अपन जोड़ेंगे वो सीरीज में अपन जोड़ेंगे, सीरीज के अंदर। तो जैसे मान लो अपन एक काम करें कि यहाँ पर एक रजिस्टर मान लो आप आर वैल्यू का, और यहाँ पर आप मान लो एक इंडक्टर मान लो आप, और उसकी इंडक्टेंस मान लो कितनी है, एल है। देखो दोनों के सिंबल में डिफरेंस है, ये वाला जिगजैग टाइप का है और ये वाला जो सिंबल है वो स्प्रिंग का है, स्प्रिंग टाइप का ना। तो यदि आर और एल को सीरीज में जोड़ के उन दोनों के ऊपर में एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई कर दूं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये है आपकी अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो अपन यही पढ़ते हैं हमेशा, E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, ऐसा वोल्टेज। तो इस वोल्टेज को यदि मैं इन दोनों एलिमेंट के ऊपर सप्लाई करूंगा तो इस केस में जो करंट है वो कितना बनेगा, है ना। और इसके अलावा जो सर्किट है उसका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा कि ये करंट को कितना अपोज करेगा, और इसके अलावा फेज का डिफरेंस क्या होगा। क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि एसी, है ना, एसी के अंदर अल्टरनेटिंग करंट के अंदर जो वोल्टेज और करंट है उनके बीच में फेज का डिफरेंस हो सकता है कि जिस टाइम पे मान लो करंट मिनिमम है उस टाइम पे जो वोल्टेज है दैट में भी मैक्सिमम, और इसका उल्टा मान लो करंट मैक्सिमम है तो उस टाइम पे वोल्टेज में भी मिनिमम। क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट का जो बिहेवियर है दैट इज क्वाइट टिपिकल कंपैरेटिवली डीसी करंट, है ना, डायरेक्ट करंट के कंपैरेटिवली। तो यहां पर अपन 3-4 बातें करेंगे कि फेज का डिफरेंस क्या होगा, और जो नेट अपोजिशन है, जो नेट रेजिस्टेंस है वो कितना बनेगा, ओके, और जो करंट का इक्वेशन है वो क्या होगा। क्योंकि देखो हर बार आप याद करो कि प्योर आर में या प्योर एल में या प्योर सी में अपन ने एक काम किया कि हर बार अपन जो करंट का इक्वेशन है वो निकालते हैं अपन। क्योंकि देखो करंट दोनों में कॉमन रहेगा, दोनों किस में है, सीरीज में है, और सीरीज में करंट क्या होता है, एक ही होता है, एक समान होता है ना। तो वो अपन ड्राइव करने की कोशिश करेंगे इसमें ना। तो मान लो कि करंट, मान लो कि इस फेज में है, मान लो कि करंट मान लो, है ना, ये अपने आई मान लिया अपन ने, करंट आई। तो जिस फेज में करंट होगा वो तो इसके लिए भी होगा, बिकॉज दोनों जो एलिमेंट है वो किस से, कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है, और सीरीज में करंट का वैल्यू सेम होगा। तो मान लो कि यहाँ पे करंट आई है तो यहाँ पर भी करंट क्या होगा, आपका आई होगा। पहली बात तो ये मैं उस चीज को पहले फोकस कर रहा हूं जो दोनों में कॉमन है। दोनों का जो वोल्टेज जो है ना वो डिफरेंट होगा कि यहाँ का वोल्टेज अलग आएगा, इसका वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग आएगा, उनका जो फेज है वो भी अलग आएगा। बट जो कॉमन चीज है, जो रेफरेंस लाइन है वो अपन देख रहे हैं। तो जो इन दोनों में कॉमन चीज है वो क्या, इनका करंट है, क्योंकि करंट दोनों में सेम रहेगा। तो मान लो किसी इंस्टेंट पर जो करंट है इसमें मान लो आई आ गया, किसी टाइम पर मान लो करंट यहाँ पर आई है। तो अब मैं प्योरली इसकी बात कर रहा हूं, एक बार के लिए मैं 1 by 1 दोनों के बारे में बात करूंगा, बट पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो आपने पहले पढ़ रखा है, अब इसमें जो पहले आपने पढ़ रखा है वो भी यहाँ पे काम में आपके आएगा, है ना। जो आपने पहले पढ़ रखा है वो आप याद करो कि प्योर आर सर्किट में, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के अंदर जो वोल्टेज उसका होता है और जो उसका करंट है दोनों एक ही फेज में होते हैं। मतलब कि दोनों साथ में तो कम होंगे और दोनों साथ में क्या होंगे, पीक पाएंगे। तो इसकी बात करूं तो इसका जो करंट है वो आई है, तो इसी का जो वोल्टेज भी आएगा वो मान लो आपने वी आर मान लिया, दोनों क्या होंगे, सेम फेज में। अभी मैं इसको, है ना, यहाँ पे इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं, मैं इसको अलग करूंगा। अभी मैं ओनली प्योर आर की बात कर रहा हूं कि आर के ऊपर क्या हो रहा है। तो आर की कहानी ऐसी हो रही है कि आर के लिए करंट और उसका जो खुद का पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों एक ही फेज में होंगे, है ना। ये बात आपने पहले पढ़ रखी है स्टार्टिंग में, है ना, पहले सर्किट के अंदर। अब मैं इसकी बात करूं, है ना, तो इसमें क्या होता है, प्योर एल के अंदर आपको मैंने पढ़ाया था कि प्योर एल के अंदर जो है वो करंट पीछे होता है वोल्टेज से, और कितने एंगल से पीछे होता है, कितने फेज से पीछे होता है, तो π/2 रेडियन से, है ना। ये तो अपने लास्ट टाइम पढ़ा अपन ने कि प्योर इंडक्टिव सर्किट के अंदर जो वोल्टेज जो होगा वो आगे रहता है और करंट क्या होता है, पीछे होता है, और जो दो फेज का डिफरेंस होता है वो कितना होगा, π/2। तो मैं यहां बनाऊंगा इसको की बात एरो को, और ये है आपका VL, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। और जो पोटेंशियल डिफरेंस इंडक्टर का होगा वो करंट के रेस्पेक्ट में π/2 आगे होगा, π/2 आगे होगा। अब ये दोनों ही बातें जो है वो पहले का नॉलेज है,
जो आपने पहले पढ़ रखा है। अब यह आपको आना चाहिए। जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया ऐसे, तो प्लीज मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि जो पहले के वीडियोज है उनको आप एक बार देखिए आप, है ना, उसके बाद में आप इसको यहाँ से कंटिन्यू करिए तो आपको इसमें फील आएगा डेफिनेटली। ओके, तो ये दोनों के अपन ने इंडिविजुअली बात कर ली, इसके बारे में और इसके बारे में, ठीक है ना। चलो एक और काम करते हैं अपन। नेक्स्ट मान लो कि अब आप निकालते हो कि इनका नेट वोल्टेज क्या होगा। अब देखो सीरीज में जैसे मान लो यहाँ पे डीसी होता है, डीसी सर्किट, तो डीसी वाले सोर्स में क्या होता है कि जितना वोल्टेज इसका होगा कुछ इसका होगा, दोनों को अपन सिंपल जोड़ देते हैं अपन। बट एसी करंट वाले टाइम पर इनकी वोल्टेज सिंपली नहीं जुड़ती है। एसी करंट के टाइम पर जो इनका वोल्टेज है वो वेक्टरली ऐड होता है, वेक्टरली। इस बात को आप ध्यान रखिए। जैसे मैं आपको, ओ माय गॉड, जैसे मैं आपको याद दिलाऊं, 1 सेकेंड है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस है, एक ये मान लो और एक ये मान लो आप, है ना, और ये मान लो एक डीसी सोर्स है। डीसी सोर्स का सिंबल ये होता है इस टाइप का, है ना, ये प्लस का टर्मिनल है, ये माइनस का टर्मिनल है। अब जैसे मान लो कि ये बैटरी वोल्टेज मान लो कितनी 4 वोल्ट है, कितनी मान ली अपनी 4 वोल्ट, और यदि यहाँ पर 2 वोल्ट कंज्यूम हो गया इसके ऊपर, इस वाले रजिस्टर के ऊपर, तो यहाँ पर भी क्या होगा 2 वोल्ट। ये कहानी है डीसी के बारे में। अब मैं आपको डिफरेंशिएट कर रहा हूं कि डीसी और एसी में बेसिक फर्क क्या है। ओके, तो यहां पर देखो क्या हो गया कि 2 वोल्ट यहां पर, तो 2 वोल्ट यहां पर जुड़ के कितना आ गया 4 वोल्ट इसके बराबर। मतलब कि बैटरी की कुल वोल्टेज को कुछ इसने कंज्यूम किया है और कुछ इसने कंज्यूम किया है। अच्छा मान लो कि ये 1 वोल्ट होता, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होता, तो उस केस में इसको कितना होना पड़ता 3 वोल्ट। तो डीसी वाले टाइम पर जो वोल्टेज जो होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो सिंपली ऐड होता है जैसे यहाँ पे हो रहा है। अब यहां पर ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो कि यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है VR है, और इसका कितना है VL है। इसका कितना मान लिया अपन ने VL मान लिया। तो यदि आप सिंपली ऐसे बोल दोगे कि जो एसी सोर्स था, मतलब कि इसका वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज, इसको आपने E बोल रखा है, E नोट मानो ना मैक्सिमम है ना, तो E नोट जो है E बोलो आप, E इक्वल टू VR प्लस VL बोलना सही नहीं है एसी के केस में, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये एसी सोर्स है, यहां पर फेज का डिफरेंस होता है। तो ये जो चीजें हैं, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस है, उन दोनों का जो सिंपल एडिशन है वो कभी भी इस वोल्टेज के बराबर नहीं हो सकता। तो फिर यहां पर कैसे अपन ऐड करेंगे, तो यही बात आपको यहां पर सीखना है कि एसी वाले टाइम पर, अल्टरनेटिंग सोर्स के टाइम पर आपको एक काम करना पड़ेगा कि इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वेक्टरली ऐड होके आपको ये मिलेगा, बैटरी सोर्स वेक्टरली ऐड होगा कि इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस का जो वेक्टर सम होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। तो मैं यहां पर एक काम करूं, मैक्सिमम की बात करूं, तो मान लो कि ई नोट इक्वल टू आएगा VR प्लस VL, ये वेक्टरली, यहां भी वेक्टर और यहां पर भी वेक्टर और यहां पर भी वेक्टर, है ना। अब एक और भ्रम बच्चों को यहां पे हो गया कि सर पोटेंशियल डिफरेंस तो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, बट इसको आप यहाँ पे वेक्टरली ऐड क्यों कर रहे हो। इसको अपन वेक्टरली इसलिए ऐड कर रहे हैं कि ये बेसिकली इनका फेज का डिफरेंस है इनका, कि ये मान लो अपर फेज में है, ये मान लो लोअर फेज में है, तो उस टाइम पर जब भी फेज वाले टाइम पर जब भी किसी क्वांटिटी के बीच में फेज का डिफरेंस होता है तो उन चीजों को जोड़ने के लिए अपन वेक्टर नियम ही काम में लेंगे हमेशा। तो यहां पर ये बात सही है, ई नोट वेक्टर विल बी इक्वल टू VR नोट वेक्टर प्लस VL। चलो इसको आप ई वेक्टर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ई वेक्टर मतलब कि जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है बैटरी का, वो इसके इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के बराबर प्लस इसके बराबर होगा ना, ऐसा कुछ। अच्छा अब अपन एक और काम करें कि ये VR है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, और जो VL है वो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। तो मैं VR को लिखूं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो V इक्वल टू क्या होता है I इंटू R, ओम्स लॉ ही बोलता है आपको, तो यहां पर आएगा I इंटू R। अच्छा एक और काम करो आप इसमें, 1 मिनट रुको आप, यहां पर है ना, आप इन दोनों का मोड ले आप, है ना, मोड मैग्नीट्यूड यहां पर भी और यहां पर भी, दोनों साइड में। तो यहां पर आ जाएगा आपका E का मोड, मतलब कि ये E आ जाएगा, ये E सोर्स का वोल्टेज है, इंस्टेंट वोल्टेज है। और देखो A प्लस बी का मोड क्या होता है, तो आपने सुना होगा कि A प्लस बी का मोड होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। ये होता है दो वेक्टर के मोड निकालने का फॉर्मूला। तो यहां पर आएगा VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर प्लस 2VR इंटू VL
इंटू उनके बीच का एंगल कोस थीटा, ऐसा आएगा, ऐसा होगा। a प्लस बी का मोड मतलब कि रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। नाउ यहाँ पर जो थीटा एंगल होता ना, थीटा एंगल वो होगा a और b के बीच का एंगल, मतलब कि यहाँ पर a और b क्या है, VR और VL है। तो यहाँ पर चेक करो कि VR में और VL में एंगल कितना है। उस एंगल को चेक करने के लिए अगेन कम टू बैक ऑन डायग्राम कि VR इस साइड में है ना, कन्वेंशनल ना इस साइड में है, तो VL का होगा इस साइड में होगा। तो देख पा रहे हो कि VR में और VL में जो एंगल है वो कितना 90 का है। तो यहाँ पर कितना होगा आपका cos 90 आएगा। यहाँ पे यदि cos 90 डिग्री आएगा तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है। और यदि ये 0 हो गया तो दिस कंप्लीट टर्म बिकम 0। तो आपके पास में रह जाएगा कि जो E है वो आपका रह जाएगा रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। अब मैं एक और काम करूं, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, बाय टेकिंग, अच्छा एक और काम करो, मत करो आप ना उसको, इसको आप ऐसे रहने दो आप। अब एक काम करो आप कि VR को आप लिखो, VR को, VR है I इंटू R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ये VR का मतलब है ये R इसके बेस में है, छोटा सा इसका R है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रजिस्टर, ये कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंडक्टर। और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना वो होता है I इंटू R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। पोटेंशियल डिफरेंस होता है I इंटू R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो इस वाले नियम को, ओम्स लॉ को आप यहां लगाओ एक बार तो, और एक बार आप इस पे लगा दो आप। तो इसकी बात करेंगे तो यहां पे आएगा I इंटू R का स्क्वायर, ये लो, इस VR का वैल्यू कितना है I इंटू R प्लस, अब बात करें VL के बारे में, तो ये VL है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, और उसके लिए भी अपन ओम्स लॉ लगाएंगे ना, तो यहाँ पे I इंटू R ही आएगा। बट ये आपने लास्ट टाइम सीख लिया लास्ट क्लास के अंदर कि इंडक्टर के रेजिस्टेंस को अपन R से डिनोट नहीं करते हैं, उसको अपन करते हैं XL से। तो यहाँ पे आएगा XL, और ये होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, है ना। हालांकि ये है एक टाइप का रेजिस्टेंस ही, बट इन केस ऑफ इंडक्टर आप रेजिस्टेंस को आप R नहीं बोल सकते, आप रेजिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, XL, और उसका नाम वहां पर क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यहां पर ये आएगा I इंटू XL का होल स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। इसके बाद में आप देखो यहाँ पे E इक्वल टू बन जाएगा आगे। अब यहाँ पे I स्क्वायर यहाँ पर भी है और I स्क्वायर यहाँ पर भी है। अच्छा, दोनों का मैंने करंट कॉमन लिया है, यहाँ भी करंट I माना है और यहाँ पर भी करंट I माना है, क्योंकि दोनों में करंट क्या पास होगा, सेम पास होगा इसलिए। अब यदि यहाँ से मैं I स्क्वायर कॉमन निकालूं और उस I स्क्वायर को रूट के बाहर निकालूंगा ना, तो ये बन जाएगा I और ब्रैकेट में कितना, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। R है रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर और XL है रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, मतलब कि है रेजिस्टेंस टाइप का ही कुछ ना कुछ, बट उसको अपन बोलते क्या यहाँ पर, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब मैं एक और काम करूं कि जैसे मान लो आप बताओ कि ये जो इक्वेशन है, अब देखो इसको आप ध्यान से देखो आप एक बार के लिए कि V इक्वल टू IR होता है। अब देखो यहां पर भी E इक्वल टू I इंटू समथिंग ये हो रहा है, I इंटू समथिंग ये हो रहा है। अब ये E है बैटरी का वोल्टेज और ये I है बैटरी का करंट, तो ये जो आपका बनेगा पूरा टर्म, इसको बोलेंगे नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस। दोबारा ध्यान दो आप कि इस इक्वेशन को आप ओम्स लॉ से कंपेयर करो, इसको आप ओम्स लॉ से कंपेयर करो कि V इक्वल टू IR होता है, बट बात करूं बैटरी के लिए, पूरे सर्किट के लिए एक साथ, तो V इक्वल टू I इंटू R, बट मतलब कि ये चीज जो है ना दैट इज बिहेविंग लाइक रेजिस्टेंस, बट किसके लिए, पूरी बैटरी के लिए, पूरे सर्किट के लिए। तो इस चीज को अपन बोलेंगे यहां पर इंपीडेंस Z, और Z कितना आपका आ गया, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला अपना आ गया बाय कंपेयरिंग विथ ओम्स लॉ, है ना, क्योंकि यहां पर ये जो E है बैटरी का वोल्टेज है ना, और ये I जो है बैटरी करंट है, जो करंट बैटरी से पास हो रहा है, सोर्स से पास हो रहा है, ये I है। तो ये रेजिस्टेंस जो होगा ना वो वही रेजिस्टेंस है जो पूरा सोर्स फील कर रहा है, पूरा सोर्स उसको एक्सपीरियंस कर रहा है। और नेट रेजिस्टेंस कितना आपका आ गया, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो ये होता है नेट रेजिस्टेंस इन RL सर्किट। अभी आज अपन बात कर रहे हैं RL के बारे में कि यहां पर R भी होगा, यहां पर L भी होगा। ये नेक्स्ट टाइप का सर्किट है, फोर्थ टाइप का। 3 पहले पढ़ लिया आपने प्योर वाले, अब अपन पढ़ रहे हैं मिक्स वाले, तो फोर्थ वाला ये है RL। तो RL सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस है
कि करंट को कितना अपोज करेंगे दोनों मिलके इस करंट को, एसी करंट को कितना अपोज कर रहे हैं, उसको अपन बोलेंगे इंपीडेंस। इसका नाम क्या होगा? इंपीडेंस। और वो कितना आ गया? रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। और इंपीडेंस का सिंबल रहेगा जेड। क्या रहेगा आपका? जेड। तो ये आप नोट कर ले, है ना, ये है इंपीडेंस, IMPEDENCE, इंपीडेंस ऑफ RL सर्किट। मैं दोबारा आपको बता दूं इसमें कि दोनों एलिमेंट मिलके R और L दोनों कंबाइनली अल्टरनेटिंग करंट को कितना अपोज कर रहे हैं, उस चीज को, उस अपोजिशन को अपन क्या बोलते हैं? उस अपोजिशन को अपन बोलते हैं इंपीडेंस ऑफ RL सर्किट। उसका सिंबल होगा Z और उसका जो फॉर्मूला आएगा रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो आगे न्यूमेरिकल्स के लिए इस फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा, है ना। अब देखो थोड़ा मैं आपको ना और मिक्स करूं इसमें ना, कि प्योर R के लिए रेजिस्टेंस क्या होता है? R के बराबर। यदि प्योर L होता तो जो अपोजिशन है वो कितना होता है? XL के बराबर। बट R भी है L भी है, दोनों साथ में है, उस टाइम पर जो अपोजिशन है वो कितना होगा? तो वो होगा रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर के बराबर। और इस अपोजिशन को अपन यहां पर क्या बोलेंगे, किस नाम से बोलेंगे? तो वो होगा इसका इंपीडेंस और इसका सिंबल रहेगा Z, है ना। तो इसको आप याद कर ले आप। ओके, नोट करिए, अपना आगे मूव करते हैं अपन। ठीक है, ये सारी बातें आप याद करना। इक्वेशन नंबर इसको आप 1 मान देना, आप दोबारा से फिर से भी काम में आएगा आगे जाके ना, बट इसको ना अभी आप याद कर लो। आप इसको मैं यहां से इरेज कर दूं। एक मिनट है ना, 1 मिनट के लिए बोर्ड अच्छे से इरेज नहीं हुआ। ओके, ऑलराइट। अब देखो अपन बनाएंगे इसका फेजर डायग्राम। ये बनाएंगे, और इस डायग्राम को बनाने के बाद में एक आधे पॉइंट अपन और भी ड्राइव करेंगे इसके अंदर, बट पहले अपन ये डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट विल बी फेजर डायग्राम, है ना। अब देखो फेजर डायग्राम एक ऐसा एक कन्वेंशनल तरीका होता है जिस पर अपन वोल्टेज को और करंट को एक ही प्लेटफॉर्म पे शो करते हैं। अपन वोल्टेज को और करंट के ग्राफ को एक ही प्लेटफॉर्म पे प्लॉट करने के तरीकों को और क्या बोलते हैं? फेजर डायग्राम। तो मान लो कि ये ठीक है यहां पर। अब देखो जब भी दो एलिमेंट आए, जैसे अब तक के क्वेश्चंस में सर्किट में एक एलिमेंट था, या तो प्योर R था या प्योर L था या प्योर C था, यहां पर दोनों आ रहे हैं। तो इस टाइम पे फेजर ड्रॉ करने के लिए आप एक काम किया करो कि जो चीज कॉमन है पहले वो लिखो। आप जो चीज कॉमन है पहले आप उसको लिखो। तो देखो इसमें कॉमन क्या है? करंट। तो मान लो कि करंट जो है ये है I0, ये है मैक्सिमम करंट इन सर्किट, क्योंकि जो वेक्टर जो होता है फेजर का वो किसको बताता है? पीक वैल्यू को। तो ये मान लो करंट है ना, ये मान लो क्या है? करंट है I0। ओके, अब I0 यदि इस एंगल पर है ना, ये एंगल आपका ओमेगा टी नहीं होगा, क्योंकि जो ओमेगा टी एंगल वो किसका है? वोल्टेज का है, नेट वोल्टेज का है। बट अभी अपन बात करंट की कर रहे हैं, तो मैंने करंट को सर्टेन यहां ड्रॉ कर लिया मन से, है ना, I0। अब बताओ कि इस करंट के रेस्पेक्ट में जो VR है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है रजिस्टर का, वो क्या है? उसके अलोंग ही है, करंट के साथ भी होगा। तो इसी के ऊपर, इसी एंगल पर क्या आएगा आपका? VR भी आएगा। VR मतलब कि VR और जो करंट है, या इसको आप बोल दो VR0, मैक्सिमम वैल्यू VR0 की ना। तो VR0 और I0 जो है वो दोनों क्या है? एक ही फेज में, वो आपको वहां से मालूम पड़ रहा है। तो जहां पर मैंने करंट का वेक्टर ड्रॉ किया है उसी के ऊपर मैंने VR वेक्टर भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहां पर फिर से करंट दोनों में कॉमन है, इसलिए पहले मैंने करंट दिखाया आपको। अब बताओ कि इसी फेजर के ऊपर, इसी डायग्राम के ऊपर जो VL वेक्टर है वो कहां से आएगा? VL, देखो VL वेक्टर जो होता है वो करंट से π/2 आगे होता है। तो यदि करंट आपने यहां दिखाया है तो इससे π/2 आगे, मतलब कि यहां पर यह आपका आएगा VL वेक्टर, है ना, करंट से π/2 आगे। और इन दोनों का, VR का और VL का जो रिजल्टेंट होगा, जो वेक्टर एडिशन होगा ना, वो बताएगा आपके E0 को, सोर्स की वोल्टेज को। क्योंकि सोर्स की वोल्टेज का कुछ वोल्टेज यहां ड्रॉप हुआ है और कुछ वोल्टेज यहां ड्रॉप हुआ है, या आप इसको उल्टा ये बोल दो कि इन दोनों वोल्टेज का जो वेक्टर सम होगा वो सोर्स की वोल्टेज के बराबर होगा। एसी के अंदर
एसी में यही होता है। डीसी के अंदर क्या होता है, डीसी में दोनों वोल्टेज का जो कॉमन एडिशन है, जो सिंपल एडिशन है, वो वोल्टेज के बराबर होता है। बट एसी के अंदर दोनों वोल्टेज का जो वेक्टर एडिशन है वो एसी वोल्टेज के बराबर होगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कहीं ना कहीं बीच में यहां आएगा, और रिजल्टेंट जो होगा वो बैटरी वोल्टेज के बराबर होगा। तो ये वेक्टर आपका आ गया ई नोट के बराबर। तो ये वी आर नोट वेक्टर है, ये वी एल नोट वेक्टर है, ये सर्किट का करंट आई नोट है। अब यदि वी आर और वी एल यहां पर है तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा कहीं बीच में आएगा यहां पर, तो ये मान लिया ई नोट मान लिया। और जो ई नोट का फेज है वो तो आपको मालूम है, जो वोल्टेज का फेज है वो तो आपको मालूम है कितना है, वो ओमेगा टी है। तो ये आपका आएगा ओमेगा टी। और नेट वोल्टेज में है ना, सर्किट की नेट वोल्टेज में और नेट करंट में जो फेज का डिफरेंस होगा, सॉरी ये ऊपर नीचे नहीं है ना, वोल्टेज में और करंट में, सर्किट की करंट में और सर्किट की वोल्टेज में जो फेज का डिफरेंस होगा उसको अपन बोलेंगे फेज डिफरेंस, फाई। उसका नाम क्या होगा, फाई। ये आप समझ लो एक बार के लिए ना कि ये होगा आपका फाई। चलो एक काम करो, मैं इस वीएल को थोड़ा कम कर लेता हूं, यहां पर वीएल ये मान लो यहां पर। तो ये आपका है वीएल नोट वेक्टर। अच्छा, अब आपको ये निकालना है कि ये जो फेज का डिफरेंस है, कि जो नेट वोल्टेज है और जो सर्किट का करंट है उन दोनों में फेज का डिफरेंस क्या है। तो ये डायग्राम से मालूम पड़ रहा है कि वो इतना फेज का डिफरेंस है। बट इसको ड्राइव करने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, उसको निकालने के लिए आप ट्राइंगल लो काम में लो। आप ट्राइंगल लो, बताओ कि यदि ये VL है तो ये साइड भी क्या होगी आपकी, VL होगी। दोनों पैरेलल तो है ना, VL नोट, ये VL है। अच्छा पैरेलल लगेगा, एक मिनट रुको ना, आप थोड़ा इसको सही करता हूं मैं ना। यहां पर तो आपके पास में था आई वेक्टर और क्या VR वेक्टर इस साइड में, तो और यदि ये VL वेक्टर है तो इस VL को मैं यहां अज्यूम कर लूं क्या, एक ही तो बात है ना। यहां पे ये मान लो आपका VL वेक्टर, ये आ गया VL वेक्टर, VL नोट। और अब देखो यहां से एंगल निकालना आसान हो गया, क्योंकि यहां पे एक ट्राइंगल फॉर्म कर लिया अपन ने, वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अपन जो ट्रिग्नोमेट्री अपन काम में लगाएंगे, काम में लेंगे कि tan फाई जो होता है, tan फाई वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बताओ कि इस ट्राइंगल में कौन परपेंडिकुलर है, ये वाली साइड, और कौन बेस है, ये वाली साइड। तो इसका वैल्यू कितना होगा, VL नोट के बराबर, और इसका वैल्यू कितना होगा, VR नोट के बराबर, VR नोट के बराबर। तो जो tan फाई में जो फाई है वो आप पर बोलेंगे फेज डिफरेंस। और यदि मैं लिखूं VL नोट कितना होगा, तो VL नोट होगा आपका I नोट इंटू XL, और VR नोट होगा I नोट इंटू R। VR है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो वो I इंटू R होगा, और VL है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, तो वो I इंटू XL होगा। अब इससे कटेगा तो क्या आएगा अपने पास में, XL अपॉन R। तो जो tan फाई जो है, tan फाई हियर फाई इज फेज डिफरेंस, वो आपका आ जाएगा XL अपॉन R। तो यदि आप यहां से देखो ना तो फाई जो आपका आएगा मतलब कि फेज डिफरेंस वो आ जाएगा tan इनवर्स XL अपॉन R, ये आएगा tan इनवर्स XL अपॉन R, ये आ जाएगा इसमें। तो इसको बनाएंगे अपन सेकेंड इक्वेशन, कि पहली बार तो अपन ने ये बात की कि जो नेट रेजिस्टेंस है, जो नेट अपोजिशन है वो कितना होगा, उसको अपन ने यहां बोला था इम्पीडेंस, और उसका फॉर्मूला कितना आया आपका, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर या X स्क्वायर। उसके बाद में अपन ये जानना चाह रहे हैं यहां पर कि सर्किट की जो नेट वोल्टेज है E और जो नेट करंट है I, उन दोनों में कितना फेज का डिफरेंस है। तो वो फेज का डिफरेंस फाई के बराबर होगा, इतना फेज का डिफरेंस है। तो उस फेज के डिफरेंस को अपन ने निकाल लिया राइट एंगल ट्राइंगल से यहां पर। इसके लिए अपन ने एक और काम किया यहां पर कि इस VL वेक्टर को मैंने यहां से यहां डिस्प्लेस कर दिया। एक ही तो बात है कि ये लेंथ में यहां मान लूं, ठीक है ना, ट्राइंगल पूरा करने के लिए, और tan फाई निकाला आपने तो इतना जाएगा। तो RL सर्किट के अंदर जो फेज का डिफरेंस है उसको निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला काम में जाना पड़ेगा। और अब तक इससे पहले के 3 सर्किट के अंदर प्योर R में, प्योर L में और प्योर C में जो फेज डिफरेंस होता है वो आपने याद कर लिया होगा कि प्योर R में जो फेज का डिफरेंस है वो 0 होता है, और प्योर C में फेज का डिफरेंस π/2 होता है, और प्योर L के अंदर भी फेज का डिफरेंस क्या होगा, π/2 होगा। बट
RL सर्किट में जो फेज का डिफरेंस है वो होता है फाई, और tan फाई का जो फॉर्मूला होता है वो होगा XL अपॉन R, XL अपॉन R। तो यहां पर जो फेज का डिफरेंस है वो फिक्स नहीं होता है, वो डिपेंड करता है XL की वैल्यू के ऊपर और R की वैल्यू के ऊपर, मतलब कि रिएक्टेंस के ऊपर और रेजिस्टेंस के ऊपर, है ना। ये आप देख लो एक बार, इसको आप नोट कर ले फटाफट से, है ना। अपन आगे मूव करेंगे इसमें। अब ये आ गया आपका फेज का डिफरेंस, ठीक है। अब और देखो इसमें आप लास्ट चीज कि इसमें जो पावर फैक्टर है, चलो इसको लास्ट देखो आप। अब देखो आपको यहां मालूम पड़ रहा है कि जो करंट है, नेट करंट जो है वो नेट वोल्टेज, इसको अपने बोला था ई, कहां गया ये ई, यहां पर ये ई था, कि जो नेट करंट है वो वोल्टेज के पीछे है। तो अब मैं बोलूं कि जो आई का इक्वेशन आएगा, आई का इक्वेशन जो आएगा वो आएगा आई नोट समथिंग इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। यहां पर माइनस फाइव क्यों आ रहा है? यहां पर माइनस फाइव इसलिए आ रहा है क्योंकि ओमेगा जो वोल्टेज है वो किस फेज में है? ओमेगा टी फेज में है, मतलब कि यहां पर वोल्टेज है तो करंट उससे पीछे है। कितना पीछे है? फाइव एंगल से। तो जो करंट का फेज होगा ना वो वोल्टेज के फेज से कुछ कम होगा। अब वोल्टेज का फेज कितना है? ओमेगा टी है, तो करंट का फेज कितना होगा? ओमेगा टी माइनस फाइव, याद आएगा। और यहां पर ये फाइव निकाल सकते हैं अपन आराम से, क्योंकि tan फाइव जो होता है ना वो होता है XL अपॉन R के बराबर, है ना ये चीज। अच्छा आई नोट क्या होगा? तो आई नोट आपका होगा, मैं इसको लिखवा दूं आपको कि आई नोट होगा आपका ई नोट अपॉन जेड, ई नोट अपॉन जेड। जेड यहां पर क्या है? इंपिडेंस है, क्योंकि ये आई नोट सर्किट का मैक्सिमम करंट है, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई क्या होता है? V अपॉन R। बट V कौन सा? मैक्सिमम वाला, क्योंकि यहाँ पे करंट कौन सा मैक्सिमम है, तो वोल्टेज भी कौन सी होगी? मैक्सिमम, ई नोट। और R को यहां पर अपन क्या बोलते हैं? Z बोलते हैं, तो ई नोट अपॉन Z। और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, है ना, ये फाइव को बोले आप यहां से यहां पुट कर सकते हो इसको ना, एक ही बात है। तो ये आपका आएगा करंट का इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। तो इस वाले सर्किट में 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है कि फाइंड इंपीडेंस, जो कि होता है Z, और इसका फॉर्मूला आया था रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। सेकेंड यहां पार्ट बन सकता है आपके लिए कि फाइंड फेज डिफरेंस या फेज एंगल, तो वो अपन यहां से निकालेंगे। और थर्ड पार्ट आपका आएगा इसमें फाइंड करंट इक्वेशन, तो वो आपको यहां से मिल जाएगी, ठीक है ना। अब आप चाहो तो एक क्वेश्चन अपन यहां पे कर सकते हैं, एक सेकंड ना मैं देख लेता हूं क्वेश्चन मेरे को मिलेगा तो। ठीक है, क्वेश्चन देखो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी आज के लिए इतना काफी है ना। बस यहाँ पे ये वो लिखो आप एक चीज की Z जो होता है ना वो इंपीडेंस है, और वो आएगा रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर के बराबर, इतना आएगा, है ना। और इसके अलावा जैसे मान लो आपको ये निकालना पड़ेगी IRMS क्या होगा, तो IRMS होगा या I इक्वल टू होता है V अपॉन R, बट यहाँ पर V को अपन E बोलते आ रहे हैं नेट सर्किट वोल्टेज को, तो E अपॉन R, और R को Z बोलेंगे इसमें। अब यदि आपको IRMS निकालना होगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा? RMS। यदि आपको I नोट निकालना है तो यहाँ पर भी क्या आएगा? I नोट। यदि आपको I एवरेज निकालना है तो यहाँ पर भी क्या आएगा? E एवरेज। मतलब कि दोनों साइड में I और E का जो नेचर है, जो नेचर वो सेम होना चाहिए। कि यदि आपको पीक करंट चाहिए तो वोल्टेज भी कौन सी? पीक। यदि आपको सर्किट का करंट चाहिए तो वोल्टेज कौन सा? सर्किट का। और रेजिस्टेंस भी किसका? सर्किट का, है ना। तो सब कुछ चीज साथ चलती है। ये जो V इक्वल टू IR फॉर्मूला है, ओम्स लॉ है, वो सब कुछ एक साथ चलता है एक एलिमेंट के लिए। कि यदि आपको V इंडक्टर का निकालना है तो यहाँ पे VL आएगा, यहाँ पर IL आएगा, और यहाँ पे RL आएगा, मतलब कि RL को अपन XL बोलते हैं यहाँ पर ना। तो सारी बातें आप नोट कर ले एक बार के लिए। इस पे बेसिस न्यूमेरिकल अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। काफी कॉम्प्लिकेटेड सा पार्ट था आज वाला, बट इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ना। आप 3 बातें जो है वो आप याद करना, उनके फॉर्मूले आप याद कर लेना कि RL सर्किट में इंपीडेंस क्या होता है, RL सर्किट का जो फेज डिफरेंस है वो क्या होता है, और RL सर्किट का जो करंट इक्वेशन है वो क्या होता है। और एक और बात आप समझ लेना कि RL सर्किट में जो करंट है वो कुछ पीछे होता है नेट वोल्टेज की कंपेरेटिवली। अब π/2 पीछे नहीं होता है, कुछ एंगल से पीछे होगा, और वो एंगल कितना होगा वो आपको यहां से मालूम पड़ेगा, ठीक है ना। इसके ऊपर
और एक और अपन पढ़ेंगे बाद में आरसी सर्किट, आरसी सर्किट। तो इन दोनों को पढ़ के इनके जो न्यूमेरिकल्स अपन बाद में कर लेंगे एक साथ ही, है ना। इसीलिए इसको अपन आज ही एंड कर रहे हैं। ओके बाय।